मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं भारत में बैंकिंग। बड़ा अच्छा टॉपिक है आज का हमारा, भारत में बैंकिंग। भारत में बैंकिंग सरकार की दो नीतियां हैं और दोनों हमें पढ़ना है। दोनों हमारे मेंस के सिलेबस में, प्री के सिलेबस में है। एक है मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी, और दूसरा है राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी। दोनों का अंतर समझ लेते हैं, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। यदि इसे अभी नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, पहले समझना जरूरी है। किसी को पता है क्या मौद्रिक नीति क्या है? प्रिया? मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और फिस्कल पॉलिसी? धनेश्वरी खिड़की खोल दो। हाँ, फिस्कल पॉलिसी सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा। देखो, चाहे गवर्नमेंट हो, निजी व्यक्ति हो, कोई भी हो, धन चाहिए। क्या चाहिए? धन। धन दो तरीके से हो सकता है, या तो जमा वाला हो सकता है या फिर उधार। जमा हो सकता है या फिर उधार। उधार को हम क्या बोलते हैं? साख। उधार को क्या बोलते हैं? साख। ठीक है। तो मौद्रिक नीति मतलब चलन में मुद्रा की मात्रा। चलन में मुद्रा की मात्रा कितनी, जो मुद्रा है, कैश है, वो जारी करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, बैंक दर क्या हो, कम हो या ज्यादा हो, ये सारे निर्णय जो है वो मौद्रिक नीति के अंतर्गत लिए जाते हैं। और मौद्रिक नीति जो है भारत सरकार की ओर से केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई नियंत्रित करता है। क्लियर हो गया ये? तो मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई से सीधा संबंधित। अब है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति तो सरकार के लिए धन के तीन, एक आय, व्यय और तीसरा ऋण। आय, व्यय और ऋण। आय, व्यय और ऋण। सरकार जो है सबसे पहले व्यय निर्धारित करती है। व्यय को प्राप्त करने के लिए करों के माध्यम से या गैर करों के माध्यम से आय का प्रावधान करती है, और फिर भी कम पड़ जाए तो फिर ऋणों की व्यवस्था करती है। तो इससे संबंधित जो सरकार की पॉलिसी होती है वो कहलाती है राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी। क्लियर एकदम? सरकार की आय, व्यय और ऋण से संबंधित जो नीति होती है वो राजकोषीय नीति। और राजकोषीय नीति का संचालन कौन करता है? सरकार करती है, भारत सरकार करती है। इसे, इसका दूसरा नाम क्या है? ये तीनों के तीनों घटक आय, व्यय और ऋण, और कहां होते हैं? बजट में। काय में होते हैं? बजट में। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? बजटरी पॉलिसी भी बोलते हैं, बजटीय नीति भी कहते हैं। राजकोषीय नीति का दूसरा नाम क्या है? एक बजटीय नीति। क्लियर हो गया? आय, व्यय, ऋण से संबंधित जो सरकार की नीति होती है उसे राजकोषीय नीति कहते हैं। और मुद्रा और साख की मात्रा, मुद्रा और साख, साख मतलब उधार, तो ये दोनों नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा जो नीति अपनाई जाती है उसे मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। क्लियर? आपको समझ में आए? आपका इकोनॉमिक्स से है? जी सर। अब हम पढ़ेंगे भारत में बैंक। बैंक क्या है? बैंक क्या है वैसे? एक संस्था है जिसमें उधार ऋण देती है। जो ऋण देती है। ऋण कहां से देती है? ऋण कहां से देती है? सर, जो जमा करता जमा रहता है। ऐसा नहीं है कि बैंक है तो उसके बाद में ढेर सारा पैसा रखा हुआ है फिर वो उसमें से उधार दे रहे हैं, नहीं। बैंक वो संस्थाएं हैं
जो लोगों की जमाओं को स्वीकार करती हैं और ऋण देने का कार्य करती है। तो जितना पैसा उधार देती है उतना पैसा उसका होता है क्या? नहीं, वो क्या करते हैं, उसमें से लोगों की जमा करते हैं। जिसके पास में ज्यादा पैसा होता है वो बैंक में जमा कर देते हैं और फिर जिसको जरूरत होती है वो बैंक से उधार ले लेते हैं। तो ऐसी संस्थाएं जो धन का लेन देन करती है, सीधा सा और सरल, ऐसी संस्थाएं जो धन का लेन देन करती है। आपको दिख नहीं रहा वहां से, तो चेयर लेके यहाँ बैठ जाओ ना, आपका स्थान रिक्त है अभी, यहाँ 4 लोग बैठ सकते हैं, चेयर लेके यहाँ नहीं जरूरत है। तो क्लियर हो गया? बैंक क्या है? बैंक वो संस्थाएं हैं जो धन का लेन देन करती है, लोगों की जमाओं को स्वीकार करती हैं और उनके लिए ऋणों की व्यवस्था करती है। इससे सरल तो कुछ नहीं हो सकता। बैंक क्या है? धन का लेन देन करने वाली संस्था है, लोगों की जमाओं को स्वीकार करती है। स्वीकार करना है ना, शब्दावली देखो कितनी अच्छी है। और लोगों के लिए ऋणों की व्यवस्था करना, ऋण देती नहीं है, व्यवस्था करती है। पुनर्वित्त की व्यवस्था भी है, मतलब ये दूसरी संस्थाओं से ऋण लेकर भी व्यक्तियों को ऋण देती है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसे बैंक कहते हैं। अब भारत में बैंकिंग का इतिहास देखें, ये एकदम सरल सा टॉपिक है, बहुत पुराने इसमें से पढ़ रहे हैं हम। तो भारत का पहला बैंक कोई बता सकते हैं क्या? कल बताया था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और कब बना था ये? 1770 में। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770। ये भारत का पहला बैंक, क्या बोलेंगे इसे? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। किसके द्वारा बनाया गया था ये? अलेक्जेंडर एंड कंपनी। अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा, अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा। भारतीय द्वारा स्थापित बैंक था क्या ये? नहीं। जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी और उन्होंने अपने व्यापारियों के लिए ऋणों की व्यवस्था करने के लिए ये बैंक स्थापित किया था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब? 1770। इसके बाद में प्रेसिडेंसी बैंकों का जमाना आ गया। प्रेसिडेंसी बैंक, प्रेसिडेंसी बैंक किसे कहते हैं? अभी प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी किसे कहते हैं? प्रेसिडेंसी किसे कहते हैं? अंग्रेजों के प्रशासनिक मुख्यालय। अंग्रेजों के प्रशासनिक मुख्यालय 3 जगह स्थापित किए थे उन्होंने, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, यहाँ प्रशासनिक मुख्यालय होता था। काम तो सब जगह से होता था, लेकिन वो यहाँ पर रह के सारे एरिया को नियंत्रित करते थे। तीनों जगह अलग अलग गवर्नर होते थे। मद्रास का गवर्नर अलग, बॉम्बे का गवर्नर अलग और कलकत्ता का गवर्नर अलग। फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया? गवर्नर जनरल बना दिया। कि ये तीनों में उसे सर्वप्रमुख बना दिया। भाई ये तीनों यदि आदेश देते थे तो बंगाल का गवर्नर उसकी समीक्षा कर सकता था, गवर्नर जनरल बन गया। तो इन तीनों प्रेसिडेंसियों में जो ब्रिटिश व्यापारी वगैरह थे उनके लिए ऋणों की व्यवस्था करने के लिए प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई। ये अलग अलग सन में, यदि हम 1806 सबसे पहले बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल कब? 1806, बैंक ऑफ बंगाल 1806। इसके बाद में बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और फिर बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास 1843।
1843। तो बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843। इन तीनों बैंकों को क्या कहा गया? प्रेसिडेंसी बैंक। इन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक कहा गया। अब इसके बाद में एक बड़ा परिवर्तन यहां पर फिर होगा। क्या होगा बड़ा परिवर्तन? 1921 में एक बीच में और पढ़ना है, लेकिन हम डायरेक्ट इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या हुआ? गवर्नर जनरल वायसराय बन चुका था। 1857 की क्रांति। अब गवर्नर जनरल नहीं, उसकी जगह कौन था? वायसराय था। और भारत जो है अब ब्रिटिश सरकार के अधीन था, ना कि कंपनी के अधीन। कंपनी के अधीन। तो ये सब बैंकों का आपस में विलय वगैरह करना शुरू कर दिया। और 1921 में इसे क्या बनाया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को एक साथ कर दिया और उसका नाम क्या रखा गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर एक और परिवर्तन, गोरवाला समिति। गोरवाला समिति क्या किया प्रिया जी? गोरवाला समिति केंद्रीय बैंक होना चाहिए। केंद्रीय बैंक होना चाहिए। क्यों? अपने घर का राज है, क्या होना चाहिए? गोरवाला समिति भारतीय स्टेट बैंक। ठीक, 1955 गोरवाला समिति की अनुशंसा पर 1955 में इसे क्या बना दिया? भारतीय स्टेट बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसे इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्लियर हो गया? तीन प्रेसिडेंसी बैंक 1921 में क्या बन गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और 1955 में गोरवाला समिति, और गोरवाला समिति के अनुशंसा पर इसे क्या बना दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक। अभी कल परसों एक क्वेश्चन आया था, भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो भारत का पहला बैंक, हाँ प्रिया क्या बोल रहे हैं? पंजाब नेशनल बैंक। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर कर लेंगे अपन। भारत का पहला बैंक, तो ये दो तरीके से लिखेंगे अपन, है ना? सीमित देयताओं वाला, सीमित देयताओं वाला, और दूसरा पूर्णतः भारतीय, है ना? पूर्णतः भारतीय। तो ये भारत का नहीं बोलेंगे अपन, इसे क्या बोलेंगे? भारतीयों द्वारा, है ना? भारतीयों द्वारा स्थापित, भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक। वह तो पहले बैंक तो ये हो गए, लेकिन भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक दो तरीके से, एक सीमित देयताओं वाला। सीमित देयताओं का मतलब क्या है? भारतीयों द्वारा स्थापित तो है, लेकिन भारतीयों की हिस्सेदारी इसमें सीमित है, विदेशियों की हिस्सेदारी उसमें ज्यादा है। तो एक सीमित देयताओं वाला है अवध कॉमर्शियल बैंक। कौन सा है? अवध कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक। और पूर्णतः भारतीय है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक सीमित देयता वाला है अवध कमर्शियल बैंक, और पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित, भारतीयों की पूंजी द्वारा स्थापित बैंक है अवध पंजाब नेशनल बैंक। 1894, ये 1881 और ये 1894। एक बार क्वेश्चन बन गया था, इससे जुड़े हुए थे लाला
हरदयाल, लाला लाजपत राय, ये सब इसी बैंक से जुड़े हुए थे, पंजाब नेशनल बैंक से। क्लियर है एकदम? तो सीमित देयताओं वाला अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 और पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित बैंक वो कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। और कौन जुड़े थे इससे? लाला हरदयाल। अब बैंकों का विकास होते गया, बैंक बनते चले गए, निजी क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में, यूरोपियों द्वारा, सब जगह बैंक बनते चले गए। अब बात हम सीमित रूप से पढ़ेंगे यहाँ पर अब आरबीआई की। किसकी? आरबीआई, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जब भी बैंकिंग से संबंधित कोई धोखाधड़ी हो, विवाद हो, तो बात उठती थी इसके ऊपर भी नियंत्रण रखने वाला कोई न कोई बैंक होना चाहिए। भारतीयों द्वारा मांग की जाने लगी कि जैसे अमेरिका में फेडरल बैंक है, वैसे भारत में कोई बैंक होना चाहिए जो सारी बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित कर सके। इससे पहले मुद्रा का यदि इतिहास देखें तो सिंधु घाटी की सभ्यता में मुद्रा काय की बनी होती थी? जी, काश्य मुद्रा है ना, काश्य मुद्रा। पर ये तो बहुत कम, हम जैसे लोग तो देख भी नहीं पाते होंगे ऐसे मुद्रा को, है ना। अपन आम आदमी है। कांसे की मुद्रा राजा महाराजाओं के पास, सेल खड़ी की मुद्रा होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा अपन ने, सबसे ज्यादा मुद्रा काय की होती थी? सेल खड़ी की होती थी। धात्विक मुद्रा भी थी, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, इनकी मुद्राएं बनती थी, इनकी मुद्राएं बनती थी। धीरे 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 समय परिवर्तन हुआ। सातवाहन शासकों के समय में अपन ने काय की मुद्रा देखी? शीशे की, शीशे के सिक्के थे। शीशे के सिक्के भी उस समय प्रचलन में थे। उसके बाद में फिर आया गुप्त काल। गुप्त काल में तो चांदी, सोने के सिक्के बहुत थे, सोने के सिक्के बहुत थे, लेकिन उसकी गुणवत्ता थोड़ी कम हो गई थी। और दिनेश जैसा आम आदमी तो कौड़ियों में लेन देन करता था। देखा ना अपन ने, कौड़ियों में लेन देन ज्यादा होता था उस समय। कौड़िया समझते हो क्या होता है? नहीं पता? आप देख लेना, घर में दादा दादी, नाना नानी किसी के पास में रखी होगी, रखी रहती है, वो सफेद जो रहती है एकदम, और बीच गेहूं के जैसे रहती है, वो बीच में से उसका पेट फटा रहता है, वहाँ धारी धारी रहती है, वो सफेद वाली कौड़ी। वो गिनती में भी उसी का उपयोग किया जाता था और लेन देन में भी उसी का उपयोग। जो छोटे मोटे सौदे होते थे तो कायम हो जाते थे, कौड़ियों में ही हो जाते थे। तो इस तरीके से मुद्रा का विकास हुआ। फिर एक बड़ा परिवर्तन मुद्रा के रूप में देखने को मिला। मुद्रा में कौन सा? अब सारे सोने चांदी के हम सिक्के ही बना लेंगे, तो फिर दूसरी चीजों में क्या इस्तेमाल करेंगे? बोले नहीं यार, ये धात्विक मुद्रा का उपयोग नहीं करते, हम क्या करते? कागजी मुद्रा जारी की जाने लगी। अब कागजी मुद्रा का वास्तविक मूल्य तो कुछ है ही नहीं, उस पर अंकित मूल्य है। उतना ही बड़ा कागज, 100 की सील लगाई थी तो 100 रुपए बन गया, 200 की लगा दी तो 200 बन गया। बड़ी दिक्कत हो गई उसमें। तो अब क्या किया जाए? तो बोले कि इसके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए फर्जी मुद्रा कौन सी है, वैधानिक मुद्रा कौन सी है, विधिग्राह्य कौन सी है, तो इसके लिए हमें एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की जरूरत है। तो इसलिए उन्होंने कौन सी संस्था? आरबीआई की मांग की। तो सबसे पहले है 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम। उसमें आरबीआई की मांग होती कि आरबीआई जैसी संस्था का गठन होना चाहिए। आरबीआई जैसी संस्था का क्या चाहिए? हाँ ठीक। तो आरबीआई जैसी संस्था का गठन होना चाहिए, इसकी मांग की। और सरकार ने 1919 के भारत शासन अधिनियम में सर्वप्रथम स्वीकार किया कि भारत में एक कोई न कोई केंद्रीय बैंक होना चाहिए। उसी चक्कर में इंपीरियल बैंक का गठन हो गया 1921 में। फिर भाई ये तो प्रेसिडेंसी बैंक है और ये है वो है, ढेर सारी बातें उठी उसमें, इसको नहीं करते। तो फिर क्या किया? 1924 में एक समिति का गठन किया था, हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन
ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन की अनुशंसा पर, हिल्टन यंग कमीशन की अनुशंसा पर 1934 में आरबीआई एक्ट पारित किया। आरबीआई की जितनी भी नीतियां बनती है वो इसी एक्ट के अधीन बनती है। आरबीआई एक्ट के अधीन उसकी कार्यप्रणाली में कुछ भी परिवर्तन करना है तो कहां परिवर्तन करना है? आरबीआई एक्ट की धाराओं में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और आरबीआई एक्ट में दे दिया है कि 10,000 तक का वो नोट वो निर्गमित कर सकता है। भारत का केंद्रीय बैंक होगा, नोट निर्गमन का अधिकार उसी के पास में होगा। और इसी की अनुशंसा के आधार पर स्थापना व कार्य 1 अप्रैल 1935 और मुख्यालय कहां था इसका? बॉम्बे। अभी भी है। मुख्यालय कहां पर है इसका? बॉम्बे। मुख्यालय कहां पर है इसका? बॉम्बे। ऐसा बोला जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक बुक है, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी। तो वो जो बुक है वो भी आरबीआई के गठन का मुख्य आधार बनी। उसमें इस बात का जिक्र किया है कि ऐसी कोई संस्था होना चाहिए। ठीक, तो 1 अप्रैल को कौन बनेगा करोड़पति में? जो 7 करोड़ का इनाम जो रहता है ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। 7 करोड़ वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी बुक है जिसमें आरबीआई के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था। तो कौन सी बुक? द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी। तो स्थापना व कार्य कब से? 1 अप्रैल 1935। मुख्यालय इसका बॉम्बे। शुरुआत जब इस बैंक की हुई थी तो कैसा बैंक था? निजी शेयर होल्डरों का बैंक। एक व्यक्ति का था क्या? नहीं, एक समूह का बैंक था, निजी शेयर होल्डरों का बैंक था। और 5 करोड़ इसकी संपत्ति थी। शुरुआत में 5 करोड़ की संपत्ति जमा की और 100 रुपए के 5 लाख शेयरों में वो विभक्त थे। 100 रुपए के 5 लाख शेयरों में वो विभक्त थी। निजी शेयर होल्डरों का बैंक था, मतलब शेयर बेचे गए थे, लोगों ने खरीदे थे उसके शेयर और 5 करोड़ रुपए जमा किए थे। अब यदि निजी शेयर होल्डरों का बैंक रहेगा तो फिर क्या? शुरुआत में तो किसी के पास पैसे नहीं थे तो सबने बराबर जमा किए। फिर इसके बाद में उसकी खरीदी रीसेलिंग हुई शेयरों की। तो अनिल जैसा आदमी दमदार, उसने पंकज का एक्सीडेंट हुआ था, उसको पैसों की जरूरत थी तो उसका भी शेयर खरीद लिया। ये मोहित के उसकी सिस्टर आई थी तो कपड़े लत्ते लेना था, उसको पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने उसके भी शेयर खरीद लिए। फिर इवने जी कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे थे, उनके भी शेयर खरीद लिए। तो बहुत सारे शेयर एक व्यक्ति के पास में होगा तो उसकी दबंगई होगी। तो बोला कि नहीं यार ये भी ठीक नहीं, अब क्या किया जाए? इसका राष्ट्रीयकरण किया जाए। क्या कर दिया जाए? राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। तो भारत सरकार ने जो जितने भी निजी शेयर होल्डर थे, 100 रुपए का शेयर था, उन सबके शेयर किसने खरीद लिए? भारत सरकार ने। और 100 रुपए के बदले में उनको 118 रुपए या 117 दशमलव कुछ रुपए सबको वापस कर दिया और उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। यहाँ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीयकरण। यहाँ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। अब ये सरकारी बैंक हो गया, भारत सरकार का। क्लियर हो गया? अब इसके कार्य वगैरह हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमने 2 मुख्य बैंक पढ़ लिए अपन ने। एक तो भारतीय स्टेट बैंक, गोरवाला समिति 1955,
और दूसरा आरबीआई हिल्टन यंग कमीशन की अनुशंसा पर स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 और राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949। क्लियर यहाँ तक? अब हम बात कर रहे हैं मौद्रिक नीति। ठीक, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति। अब मौद्रिक नीति की जरूरत क्यों पड़ती है? भाई बैंक है, वो तो पैसे निकाल रहा है, छाप रहा है, छापने दो उसको। पब्लिक को जब जरूरत पड़ेगी बैंक पैसा दे देगा निकाल के। तो फिर हम तो नए नए पैसे छाप के भी करोड़पति बन सकते हैं, बन सकते हैं। पैसा ही तो चाहिए ना हमारे पास में। तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़े? मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी? भाई बैंक हमारा है, पैसे हमें चाहिए, तो आदेश दो और पैसे छपवा लो। सबको रोजगार दे दो, इनको भी रोजगार दे दो, कलेक्टर बना दो। क्योंकि आरबीआई तो है अपना, बैंक से पैसे छपवा लो और इनका पेमेंट देना शुरू कर दो। उनको बोलो तुम घर में चलो, पेमेंट हम दे देते जाएंगे। फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? भाई इनको नियंत्रित करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? आर्थिक संतुलन बनाने के लिए। बहुत अच्छा। हाँ, आप बताएं धनेश्वरी मैडम। आज पूरा टॉपिक जो है आपको टारगेट करके रखा है, इसलिए आपको आगे बुलाया मैंने। बताइए सर। वही आर्थिक संतुलन बना रहेगा, और जैसे कि फिर वस्तुओं का विनिमय अच्छे से नहीं होता। वस्तुओं का विनिमय मुद्रा अच्छे पे से। नियंत्रण वगैरह। हाँ। दुनिया बहुत बड़ी है, भारत एक उसका छोटा सा हिस्सा है। 2.4% क्षेत्रफल है भारत, और 97.6% दूसरी दुनिया है। अब व्यापार करना है, और भारतीय रुपया भारत में चलेगा, विदेशों में तो नहीं चलेगा। और ये एक ऐसी चीज है, इसकी मात्रा जैसे जैसे बढ़ते जाती है उसकी वैल्यू कम होती जाती है, वैल्यू कम हो जाती है। पहले हमारे पास में 100 का नोट होता था, बैग लेके जाते थे, पूरा बैग भर के बाजार करके ले आते थे। उसके बावजूद 10-20 रुपए जेब में रह जाते थे, मेरा दूसरे दिन भी काम चल जाता था। लेकिन अब घर से मिलते हैं 700 रुपए बाजार करने के लिए, और मैं अपने किराए पाने के लिए जो 7,000 रुपये अलग से निकाल के रखता हूँ, है ना, शुरुआत महीने के पहले, तो बाजार करने के लिए जाता हूँ तो कभी 1100 का हो जाता है, कभी 1200 का हो जाता है। तो वो 7,000 जो है, वो जो 30 तारीख तक चल रहा था, वो कब 15-16 तारीख को ही खत्म हो जाते हैं। तो ये अंतर है मुद्रा की मात्रा। मुद्रा की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसका डिवैल्यूएशन होते जाता है, अवमूल्यन होते जाता है। पहले पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट 1 रुपए देते थे, इतना बड़ा पैकेट आता था, 1 रुपए देते थे। अब धीरे धीरे उसकी कीमत 5 रुपए तक हो गई, पैकेट उतना का उतना ही बड़ा। अब सोचने लग गए कंपनी वाले कि अब इसको तो 5 से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, तो धीरे धीरे महंगाई के रूप में एक एक बिस्किट उसमें से कम करना शुरू कर दिया। और पैसे नहीं बढ़ा सकते तो अब बिस्किट उसमें से कम करना शुरू कर दिया। अब बिस्किट का आकार कैसे होते जा रहा है? छोटा हो रहा है। पैकेट का आकार कैसे हो गया? छोटा हो गया। ये महंगाई है। ठीक, इसलिए आरबीआई मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करता है। यदि मुद्रा की मात्रा चलन में ज्यादा होगी तो उससे महंगाई होगी। मुद्रा की मात्रा यदि चलन में ज्यादा होगी, मुद्रास्फीति जिसे कहते हैं, तो उससे महंगाई बढ़ेगी। और यदि मुद्रा की मात्रा एकदम कम हो जाए, आरबीआई मुद्रा छापे ही नहीं, तो फिर क्या होगा? मंदी की स्थिति हो जाएगी। मंदी की स्थिति हो जाएगी, लोग घरों में बैठे रहेंगे, दुकानों में सामान पड़ा रहेगा, उसे खरीदने वाला कोई नहीं रहेगा। तो फिर न तो मुद्रा की मात्रा वास्तव में बहुत अधिक हो और ना ही एकदम कम हो। दोनों विपरीत स्थितियों से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा एक नीति जारी की जाती है जिसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर हो गया? मॉनेटरी पॉलिसी की आवश्यकता क्यों पड़ी? लिखेंगे इसे। मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति से तात्पर्य, मौद्रिक
नीति से तात्पर्य उन सब उपायों से है, उन सब उपायों से है, मौद्रिक नीति से तात्पर्य उन सब उपायों से है जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। आरबीआई वे सब उपाय जो मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। ये बंच कोई एक उपाय है क्या इसका अंतर्गत? नहीं, एक बंच है ना, एक सेट है कंप्लीट, और वो जो सेट है उसका समूह जो है वो उसका उपयोग किया जाता है काय के लिए? मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए। मुद्रा मतलब वास्तव में जो चलन में मुद्रा है, और साख मतलब उधार देने की क्षमता। अब रिजर्व बैंक स्टेट बैंक के पास में पैसा है नहीं, लेकिन फिर भी वो उधार देते जा रहे हैं। कहां से? दूसरे बैंक से उधार ले लेंगे, लेकिन उधार देते जा रहे हैं। हमारे पास में पैसा नहीं है, विजया के पास में अभी भी नौकरी लगी बेचारे की, है ना, लेकिन सरकार ने साख नीति बड़ी लचीली अपनाई है, तो उसने स्कूटी ले ली, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक, स्कूटी ले ली, किस्त बना ली उसने, ठीक, फिर घर भी ले लिया, नया घर, फिर उसका स्कूटी से मन नहीं भरा तो उसने 4 व्हीलर भी ले ली, क्योंकि हमारे यहाँ साख नीति कैसे लचीली, पैसा है नहीं फिर भी उधार में वस्तुएं मिलती जा रही। क्रेडिट कार्ड जारी कर रहे हैं, अनिल जैसे आदमी के जिसका कि कुछ भी नहीं है उसको भी क्रेडिट कार्ड दे दिया, बोले कुछ नहीं तो अपना खून दे देना हमको, यही तो करते हैं, खून ही तो लेते हैं ना, उधार देने वाले हम तो लेकिन दे रहे हैं उधार। तो भी अब आरबीआई क्या करता है, ऐसे नियम बना देता है तो उधार देने की क्षमता खत्म हो जाती है। जैसे आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया, फिर गारंटी में जमीन होना चाहिए, वेतन होना चाहिए कि आप चुकाओगे कैसे, कि अब मान के चलो विजया मैडम की पेमेंट 20,000 रुपए है, मुझे नहीं पता कितने, 20,000 रुपए है, अब वो 19,000 रुपए की किस्त बना ले तो बैंक मना कर देता है, बोलते 19,000 तो हमको ही दे दोगे तो खाओगे क्या, बोले कम से कम आप 10,000 रुपए बचाना पड़ेगा, इतना ही ऋण मिलेगा कि आपका आधे पेमेंट की किस्त, आधा पेमेंट जो है किस्तों में चला जाए, उससे ज्यादा ऋण मिलता है क्या? नहीं। तो ये सब नियम किसने बनाए? साख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए, और चलन में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए। वही पैसा ज्यादा हो गया तो फिर उन्होंने CRR, SLR ये दरें क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो सारा पैसा बैंकों के पास में चला जाता है। तो इस तरीके से वो विभिन्न उपकरण अपनाते हैं और साख और मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। अब चूंकि ये कार्य सरकार का है, लेकिन सरकार में विशेषज्ञ है क्या? तो ये कार्य उसने किसको दे दिया? आरबीआई। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ये कार्य कौन करता है? आरबीआई करता है। क्लियर है एकदम? अब उद्देश्य आगे और लिखेंगे। अन्य शब्दों में किसी देश की सरकार केंद्रीय बैंक के माध्यम से अर्थव्यवस्था में किसी देश की सरकार केंद्रीय बैंक के माध्यम से अर्थव्यवस्था में किसी विशेष आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति, किसी विशेष आर्थिक
उद्देश्य की प्राप्ति, जैसे मूल्य स्थिरता, मूल्य स्थिरता, मूल्य स्थिरता, विदेशी विनिमय दर स्थिरता, विदेशी विनिमय दर स्थिरता, विदेशी विनिमय दर स्थिरता, पूर्ण रोजगार, पूर्ण रोजगार, पूर्ण रोजगार, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, चलन, चलन में व साख मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करना। इन उद्देश्यों इन उद्देश्यों के लिए मौद्रिक नीति लागू की जाती है। इसको समझेंगे अब एक एक शब्द को। मूल्य स्थिरता, मूल्य स्थिरता क्या होता है? मूल्य स्थिरता सर अगर जैसे मार्केट में अगर मुद्रा बढ़ जाए तो वस्तु का मूल्य कम हो जाता कम हो है, जाएगा और अगर नहीं है तो बढ़ जाएगा। तो वो बढ़ जाएगा। तो कैसा संबंध है? चलन में मुद्रा की मात्रा। अब देखो सरल सा, ये तो ना सब कुछ पता होने के बाद में सीधा सा क्वेश्चन बन जाता है। चलन में मुद्रा की मात्रा व मुद्रास्फीति के बीच में क्या संबंध है? सीधा, उल्टा, कैसा संबंध है? उल्टा कैसा होगा? सीधा संबंध है। मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। मुद्रा की मात्रा चलन में कम होगी तो मुद्रास्फीति कम होगी। तो सीधा संबंध है ना इसका, सीधा संबंध है। वही मंदी के बीच में और चलन में मुद्रा की मात्रा के बीच में विपरीत संबंध है, विपरीत संबंध है। ठीक। अब विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर, अभी हम बात करते हैं कि डॉलर कितने का आ रहा है? 80 रुपए का, 81 रुपए का, 82 रुपए का। ठीक, ये बात करते हैं ना हम। तो विदेशी विनिमय दर, ये बड़ा शब्द है, पारिभाषिक शब्द है, आपको समझ में आना चाहिए। अभी समझ में आ जाएगा, समझने की कोशिश करोगे तो। आपको दिख रहा है वहां से? प्रीतिशा आपसे बोल रहा हूं, दिख रहा है? इसलिए पहले आना चाहिए और आगे बैठना चाहिए। ठीक। तो विदेशी विनिमय दर मतलब एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में मूल्य। क्लियर? विदेशी विनिमय दर। तो इसमें जिस देश की मुद्रा की मात्रा ज्यादा होती है उसकी विनिमय दर कम होती है। अब भारत में मुद्रा जब देखो तब एटीएम से निकालते हैं, कोरे कोरे नोट निकलते हैं ना। तो फिर अब इसकी जो ये सस्ती मुद्रा है, हमारी सस्ती मुद्रा है, तो विदेशी मुद्रा की तुलना में इसकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। विदेशी विनिमय दर कम है हमारी मुद्रा की। अब जैसे ये हार्ड करेंसी, डॉलर वगैरह हार्ड करेंसी है, मतलब मांग की तुलना में उपलब्ध मुद्रा बहुत कम, मांग की तुलना में उपलब्ध मुद्रा कम है, तो इसे क्या बोलते हैं? हार्ड करेंसी। और भारत जैसी करेंसी कि मतलब मांग की तुलना में उपलब्ध ज्यादा है, तो इसे क्या बोलते हैं? सॉफ्ट करेंसी। सॉफ्ट करेंसी। ये होती है हॉट करेंसी। हार्ड हो गया, सॉफ्ट हो गया, अब हॉट। अब ये मत बोल देना गरम। पूजा आप बताओ, हॉट करेंसी। उष्ण मुद्रा जिसे कहते हैं। हाँ? सर जिसका मतलब जो हमेशा जिसका रेट ज्यादा हो, मतलब दर दर कभी कम। नहीं, जो हमेशा ज्यादा वो तो हार्ड करेंसी है।
जिसकी बदलती रहती है। हाँ, जिसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, कभी भी बदल सकता है, कभी उसकी कीमत कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी मांग बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। तो शेयर मार्केट में ऐसी मुद्राओं का बड़ा वैल्यू है। जैसे कल के आज के अखबार में पढ़ोगे आप कि जो एग्जिट पोल आए थे ना, आज काउंटिंग है, बड़ा दिन काउंटिंग है ना। तो जो एग्जिट पोल आए थे उसी के कारण जो शेयर मार्केट एकदम सेंसेक्स जो है वो 8,000 कुछ आगे बढ़ गया ना। तो ये जो इस तरीके के जो कम ज्यादा होते रहते हैं जिस मुद्रा की मांग और पूर्ति में, उसे क्या कहते हैं, हॉट करेंसी। क्लियर हो गया, हार्ड, सॉफ्ट और हॉट। तो ये विदेशी विनिमय दर में स्थिरता। यदि हम आरबीआई के माध्यम से भारत में विदेशी मुद्रा को नियंत्रित करके रखेंगे तो विदेशी बाजार में हमारे मुद्रा की वैल्यू कैसी रहेगी, एक जैसी बनी रहेगी। क्लियर है एकदम। फिर है पूर्ण रोजगार। अब पैसा ही पैसा ज्यादा हो जाएगा तो फिर लोगों को कमाने की क्या जरूरत है, फिर तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय करते रहेंगे, सब लोग बीमा करने लग जाएंगे, है ना, शेयर मार्केट में पैसों का लेन देन करने लग जाएंगे, काम करना कोई पसंद नहीं करेगा। तो इसलिए मुद्रा की मात्रा को इतना कम रखा जाता है, नियंत्रित किया जाता है कि सबको अनाज की कीमत पता चलता है। तो ये अनाज है, हमारा पेट इसी से भरेगा, मुद्रा से पेट नहीं भरेगा। तो इसलिए पूर्ण रोजगार। आर्थिक विकास। अब यदि सरकार चाहे कि हम मुद्रा को एकदम निर्गमित ही नहीं करें तो विकास कहां से होगा। सरकार बहुत बड़ा जो है कोई प्रोजेक्ट लेके आ रही है, बहुत बड़ी कोई योजना बना रही है और उसके पास में करेंसी ही नहीं है तो फिर काम होगा क्या, नहीं। तो इसलिए इसके लिए थोड़ी बहुत मात्रा मुद्रा का निर्गमन करना जरूरी है आर्थिक विकास कार्यक्रमों के लिए। फिर है चलन में साख। चलन में ये दो अलग अलग शब्द है। चलन में मुद्रा की मात्रा, इसको नियंत्रित करना। मतलब मुद्रा दो प्रकार की हो गई, एक जो चल रही है, मतलब जो वास्तव में हम 100 रुपए का, 50 रुपए का और कितने का नोट है, 2,000 का नहीं जी, 500 का नोट चल रहा है अभी, है ना, 1,000 का नहीं चल रहा है। क्या बात है, बड़े समझदार लोग हैं आप। मुद्रा को कौन नहीं पहचानता, कहना इस जमाने में आपको छोड़ के। तो चलन में मुद्रा की मात्रा, हाँ बोलिए। लेन देन, हाँ, है ना, उसको भी पढ़ेंगे अपन, उसको भी पढ़ेंगे। जैसे ये तो मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है, लेकिन जैसे अब हम यूएनओ की बात करेंगे या हमारे देश की सरकार निर्णय लेती है कि मुद्रा का अवमूल्यन तो नहीं करना। हमारे जैसे सरकार जो विदेशों में मुद्रा का अवमूल्यन कर देती है 2%, 3%, वो डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक जैसे पेपर गोल्ड का नाम पढ़ेंगे हम। पेपर गोल्ड किसकी मुद्रा है, ये इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये कागजी पेपर गोल्ड जिसे कहते हैं। तो ये इसका जो बास्केट ऑफ करेंसी के माध्यम से इसका मूल्य निर्धारित होता है। तो इस तरीके से जैसे पहले स्वर्ण मान था, फिर स्वर्ण विनिमय मान आया, तो इस तरीके से अलग अलग इसके तरीके रहे, अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया कि उद्देश्य क्या है, मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या है। मूल्य स्थिरता, विदेशी विनिमय दर, पूर्ण रोजगार, आर्थिक विकास, चलन में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करना, साख की मात्रा को नियंत्रित करना, मतलब बैंकों की उधार देने की जो क्षमता है, लोगों की उधार लेने की जो क्षमता है, उसको नियंत्रित करना। और उद्देश्य लिखेंगे इसके, भुगतान संतुलन, बड़ा शब्द है ये, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन,
बैलेंस ऑफ पेमेंट। कोई लोग इसे व्यापार संतुलन कहते हैं। और कल परसों जो संडे के दिन पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन भी दिया था। व्यापार संतुलन में सिर्फ वस्तुओं की बात की जाती है। व्यापार संतुलन में वस्तुओं की बात की जाती है जिसका कि बंदरगाह पर लेखा जोखा होता है। और ये दृश्य मध्य होती है जो हमें दिखाई देती है कि यहाँ से इतनी मशीनें गई है, उतनी मशीनें आई हैं। तो ये दृश्य व्यापार है, दृश्य वादों को शामिल किया जाता है। और भुगतान संतुलन क्या है, एक बड़ी अवधारणा है। इसके अंतर्गत दृश्य व्यापार के साथ साथ अदृश्य मदों को भी शामिल किया जाता है। एक निश्चित समयावधि में शेष विश्व के साथ में जितने भी आर्थिक लेन देन हुए हो। अब हमने पिछले साल उधार लिया था, अब इस साल तो हमने कुछ किया ही नहीं, लेकिन ब्याज तो भरा ना। अब ब्याज चुका है तो इसका बैंक में कहीं लेन देन हुआ, सॉरी बंदरगाह पर कहीं लेन देन हुआ क्या? नहीं। तो व्यापार संतुलन में तो शामिल नहीं है, लेकिन भुगतान संतुलन में ये शामिल है। क्लियर हो गया? व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन हमेशा व्यापार संतुलन से बड़ा होता है, महत्वपूर्ण भी होता है। मुद्रा की तटस्थता। मुद्रा की तटस्थता, तटस्थ किसे कहते हैं? किसी भी पक्ष विपक्ष में न होना। अब चुनाव होते रहते हैं, सब कुछ है, सरकार इसे प्रभावित कर सकती है, तो इसलिए आरबीआई को दे दिया। आप अपने हिसाब से काम करते रहो, हमारे बारे में मत देखो, हम तो बदलते रहेंगे, आप अपने हिसाब से काम करते रहना। ठीक है। मुद्रा की तटस्थता, वो किसी स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर, विदेशी परिस्थितियों के आधार पर प्रभावित न, यही बोलता है तटस्थता। मतलब सच का जो है वैसे व्यवहार करना, किसी के बहकावे में, प्रलोभन में न। तो मुद्रा की तटस्थता। क्लियर हो गया? अब हम देखेंगे कौन कौन से उपाय इसके द्वारा अपनाए जाते हैं। अब यहां से हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू हो गया, मौद्रिक नीति। और भी इसके लक्ष्य यदि लिखना चाहे तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, समावेशी विकास, समावेशी विकास ये भी एक इसका उद्देश्य है, समावेशी विकास। अब उपकरण, ठीक, ये मेंस का भी क्वेश्चन है और प्री का भी क्वेश्चन है। उपकरण अर्थात मात्रात्मक उपकरण, मात्रात्मक उपकरण, और दूसरा है गुणात्मक, गुणात्मक उपकरण। मात्रात्मक क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, और ये क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव तो मात्रात्मक मतलब इसमें दर होती है, 2%, 3%, 4%, 5%, ऐसे दर निर्धारित कर दी जाती है। और इसमें क्या होता है, ऐसी कोई दर नहीं होती, इसमें कोई फिक्स रेट होता है क्या? नहीं। तो उसमें बस ये करना है या नहीं करना है, नैतिक दबाव दे देना, इस तरीके की जो बात है वो गुणात्मक में आएगा। मात्रात्मक में क्या है, स्पष्ट फिक्स कोई रेट निर्धारित कर देना। तो इसमें एक है मात्रात्मक उपकरण में बैंक रेट, बैंक रेट, बैंक दर, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बैंक रेट कोई बता सकता है क्या? बैंक रेट क्या है? सर, जिस दर पर आरबीआई अन्य बैंकों को उधार देता है। उधार देता है, बहुत सही उत्तर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ और एक दो शब्द ऐड करना है। सर व्यापार वगैरह करते हो उनको भी नहीं, आप तो एकदम अलग ही तरीके चलेंगे। हाँ, आप बताइए, अर्थशास्त्री, बैंक किधर?
ऑनलाइन वाले भी कोई बता सकते हैं? सर जिस दर से बैंक उधार देता हूँ। किसको? आप व्यापारिक बैंक। मुझे व्यापारिक बैंक जी है? सर। तो वो तो ठीक है, वो तो इन्होंने बता दिया ना, इन्होंने बता दिया जिस दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को उधार देता है। देखो आरबीआई एक ऐसा बैंक है जिसमें से हम लोगों का कोई नाता नहीं है, हम लोगों का उसमें अकाउंट नहीं होता, उसमें राज्यों के अकाउंट है, भारत सरकार का अकाउंट है, भारत में जितने भी बैंक है उन सबके अकाउंट है, विदेशी जो केंद्रीय बैंक है उसके अकाउंट है, आरबीआई का जो है अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थान है उसमें आरबीआई का अकाउंट है। आम व्यक्ति का उसमें कोई अकाउंट नहीं होता और लाभ कमाने के इरादे से वो कोई काम भी नहीं करता, कोई बिजनेस वो करता नहीं है, उसका तो इससे लेना देना ही नहीं। सर अदर बैंक लोगों को देते हैं। हाँ, तो उसे बैंक दर नहीं कहते, उसे बैंक, उसे ब्याज दर कहते हैं, उसे ब्याज दर कहते हैं। हम बैंक दर की बात कर रहे हैं। जिससे बैंक लेता हूँ आरबीआई। जी बिल्कुल। ये प्रथम श्रेणी की प्रतिभूति, प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियां मतलब ऐसे नहीं है कि आप स्टेट बैंक है और आरबीआई के पास चले गए, बोले दे दो मुझे ऋण, कितना चाहिए और उसने दे दिया, ऐसा है क्या? नहीं, आपकी जो प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियां हैं, जो आपकी मूल संपत्ति है, उसके बदले में ही ये ऋण देता है, गारंटी के पे ही ऋण देता है, उसके बदले में नहीं। तो ये यहां से थोड़ा सा हम और सही करेंगे। जिस दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों के बदले में ऋण देता है, उसे क्या कहेंगे? बैंक दर। अब बैंक जो है आरबीआई से लेंगे और फिर हमको उधार देंगे, तो बैंक दर से हमेशा ब्याज दर ज्यादा होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत कमीशन भी तो कमाएंगे, है? तो उसके बैंक दर के बाद क्या आती है? ब्याज दर। ब्याज दर मतलब जिस दर पर हम व्यापारिक बैंकों से उधार लेते हैं तो ब्याज दर है। अब हम अलग अलग पर्पज से उधार ले लेते हैं, तो इसलिए जो सामान वगैरह खरीदने के लिए तो करेंट वो क्या बोलते हैं उसे, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, कार लोन, सबके लिए अलग अलग दर। क्लियर है एकदम? ब्याज दर अलग अलग होती है। लिखेंगे बैंक रेट। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, आरबीआई की बात करें हम, आरबीआई एक्ट 19 कौन सा? अनिल कुमार, आरबीआई एक्ट। अभी बताएं, आरबीआई जो भी काम करता है उस एक्ट के तहत करता है, और कब? 1934। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 49 के तहत, धारा 49 के तहत बैंक दर वह दर है, वह दर है जिस पर आरबीआई विनिमय बिलों अन्य वाणिज्यिक पत्रों के बदले में व्यापारिक बैंकों को जयंत सर यहाँ पे वो आपका भी शब्द करेक्ट करना है, आपने अल्पकालीन बोला था। अल्पकालीन ब्याज दर का संबंध रिवर्स रेपो दर या रेपो दर से होता है। ये कौन सी दर है? दीर्घकालीन। क्या? दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है, दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध, हाँ, वाणिज्यिक पत्रों आदि के बदले व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है।
ऋण उपलब्ध कराता है। अब ये दिक्कत तो ये हो गई कि अभी मैंने ब्याज दर देखी नहीं। सर्च करो जरा कितनी है वर्तमान में ब्याज दर। बढ़ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलो हम इकट्ठे पूरी एक सूची बना देंगे जितनी भी दर है, क्योंकि हर 3 महीने में 6 महीने में बदलते रहती है ये। पहले ये था कि 8 बार जो है साल भर में दर बदलती थी, लेकिन अब कितनी बार कर दिया है? 6 बार। 6 बार जो है वो दर बदलेगी। 6 बार जो है आरबीआई पुनः दरों की घोषणा करेगा। पहले कितनी बार करते थे? 8 बार। अब कितनी बार? 6 बार। तो बैंक दर क्लियर हो गया। अब दूसरा पढ़ेंगे हम रेपो दर, रेपो रेट, रेपो रेट, रेपो रेट महत्वपूर्ण क्वेश्चन। रेपो रेट कुछ दिन पहले ही बताया होगा मैंने। रेपो रेट मोहित जी कुछ बताएंगे क्या? रेपो रेट क्या होता है? नहीं बताना ही नहीं चाहते आप? मालूम ही नहीं है तो ऐसा बोलो ना, मालूम नहीं है। और अभी जो भी बोलोगे रिकॉर्ड होता है सब। सर आरबीआई जिस दर पर अनुसूचित ऋण को ऋण उपलब्ध कराती है। तो अभी तक क्या था? अभी बैंक रेट क्या था? बैंक रेट में भी तो वही था ना, आरबीआई जिस दर पर व्यापारिक बैंकों को, तो अनुसूचित बैंक भी व्यापारिक बैंक ही होंगे ना। तो फिर इसमें अंतर क्या है? है तो वही, लेकिन कुछ तो अंतर है। अल्पकालीन ये एक होता है कॉल रेट, कॉल रेट, कॉल रेट। हम पढ़ेंगे सीआरआर, अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं, और फिर पढ़ेंगे हम एसएलआर। सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कैश रिजर्व रेशियो, अब आरबीआई के पास में ये 2 हथियार है साख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए। व्यापारिक बैंक जो है वो लोगों को कम उधार दे या ज्यादा उधार दे, इसके लिए 2 हथियार है, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, मान के चलो किसी बैंक के पास में 100 करोड़ रुपए हैं। कितने? 100 करोड़ रुपए हैं। अब वो 100 करोड़ रुपए उधार दे सकता है, लेकिन सरकार ने बोला 20% एसएलआर है, 20% एसएलआर है। तो 20 करोड़ जो है वो आरबीआई अपने पास में जमा रख लेती है। कैश रिजर्व रेशियो, समझो इसे क्या है कैश रिजर्व रेशियो? जो व्यापारिक बैंकों की कुल जमा है, इसका एक निर्धारित प्रतिशत आरबीआई के पास में जमानत के रूप में रखा जाता है। भाई आपने लोगों से पैसा जमा कर दिया और भग गए तो बैंक वाले, तो उसका पैसा कौन चुकाएगा? तो इसमें से हम लोगों का चुकाएंगे। तो ये पैसा किसके पास में रखा रहता है? रिजर्व बैंक के पास में। तो अब ये 100 में से 20 चलेगा तो कितना बचा इसके पास में? 80 करोड़ ही बचा। पहले 100 करोड़ उधार दे सकता था, लेकिन अब कितना देगा? 80 करोड़ उधार देगा। अब तुमने 4 बजे कोई ग्राहक आ गया तुम्हारे पास में अपना पूरा पैसा निकालने के लिए, तुम्हारे पास में होना भी तो चाहिए, नहीं तो बोलोगे कल आ जाओ। और सामने वाले का कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो, कुछ हो, तो वो क्या करेगा? वो उसने तो जरूरत के लिए पैसा रखा था ना बैंक में, और तुम बोल रहे हो कल आना, या 2-4 दिन लगेंगे इतना पैसा जमा करने में। इसलिए बोलते हैं एसएलआर, वैधानिक तरलता अनुपात। एसएलआर वैधानिक तरलता अनुपात, कि इसका इतना % जो है बैंक खुद अपने पास में कैश रखेंगे। जितना पैसा है उतना उधार दे सकते हैं क्या? नहीं, कुछ एक निर्धारित अनुपात में अपने पास में कैश रखना पड़ता है। अब वो कर दिया उन्होंने 25%। तो 80 लाख में से भी 100 का 25% कितना हो गया? 25 लाख। तो 80 में से 25 लाख फिर माइनस कर दो, तो 55 लाख ही बचे। अब बैंक कितना उधार दे सकता है? सिर्फ 55 लाख है तो उसके 100, लेकिन दे कितना सकता है? 55 लाख। तो कर दिया ना उसको सीमित, नियंत्रित कर दिया, साख मुद्रा को नियंत्रित कर दिया। अब यदि मान के चलो कि साख की मात्रा को बढ़ाना है,
तो फिर इसको क्या कर देगा 3%, इसको क्या कर देगा 3%। तो अब इसके पास में 97 लाख बचे उधार देने के लिए, इसको कर दिया 7%, तो फिर 7 लाख इसमें से, तो 10 लाख जमा हो गए, बाकी 90 लाख को उधार दे सकता है। साख की मात्रा का क्या होगा, विस्तार होगा। तो सीआरआर और एसएलआर को कम कर देता है, काय के लिए, साख की मात्रा का विस्तार करने के लिए, और साख को नियंत्रित करने के लिए इन दोनों की दरों को क्या कर देता है, वो बढ़ा देता है। क्लियर हो गया। अब रेपो दर की जरूरत कहां पड़ गई, रेपो दर की जरूरत कहां पड़ गई। अब यहां पे है 25%, 100 करोड़ की संपत्ति थी, 20 तो आरबीआई के पास में, तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है। अब उसको तरलता अनुपात के लिए 25 लाख उसके पास में होना चाहिए। शाम को हिसाब कर रहा है, उसके पास में 7 लाख ही बचे हैं। अब शाम को 6 बजे 7 बजे के लगभग में आरबीआई को पूरा गोशवारा बेचना पड़ता है। अब उसके पास में है नहीं, तो अब क्या करेगा, कॉल रेट, कॉल मनी है ना। कॉल मनी में क्या होता है, दूसरे बैंकों से उधार लेते हैं, फिर वे हमारा ये मैनेज करने के लिए हमें उधार दीजिए। अब प्रिया की और विजया की खूब मित्रता है, लेकिन बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो जैसे ही इन्होंने बोला तो भाई इतना की जरूरत है, तो बोले कल लेना, कल ले लेना। बोलते कल नहीं, मुझे अभी जरूरत है। तो बोलते 25%। फिर क्या बोलते हैं, एक दिन का 25%। वो तो दिक्कत होगी ना उसके लिए, एक दिन का बोल रही है 25%। तो ये कॉल रेट समझ में आ गया। मतलब एसएलआर को मेंटेन करने के लिए, सीआरआर को मेंटेन करने के लिए जो अल्पकाल के लिए 24 घंटे के लिए जो ऋण लिए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कॉल रेट। ये बहुत ज्यादा होता है, एक तरीके का जुआ होता था। अब कई बैंक जो है आरबीआई के पास में जाते थे और बोलते थे कि कुछ इसके लिए भी प्रबंध कर लो। तो आरबीआई ने बोल दिया कि इसके लिए भी हम ऋणों की व्यवस्था करते हैं। क्लियर हो गया। रेपो रेट। व्यापारिक बैंकों को जो निर्धारित मापदंड पूरा करने के लिए आरबीआई अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। 24 घंटे के लिए हो सकता है, 7 दिन के लिए हो सकता है, 14 दिन के लिए। तो इन ऋणों की जो दर होती है उसे क्या कहते हैं, रेपो रेट। रेपो रेट। तो ये जो बाहर जो मार्केट में होती है इससे कम होती है, ये फिक्स रहती है। ये कम ज्यादा होती है क्या, नहीं। तो जब भी बैंकों को जरूरत होती है वो ले लेते हैं, लेकिन जितना चाहे उतना नहीं ले सकते। जो सीआरआर जो हमारा रहेगा उसके एक अनुपात में ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। अब रिवर्स रेपो रेट भी पढ़ लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ लिख लेंगे। सर आरबीआई किससे उधार लेगा अगर नहीं उसके पास? आरबीआई किससे उधार लेगा, अपन वो भी पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में। आरबीआई नई मुद्रा का निर्गमन कर लेता है, अंतरराष्ट्रीय जो संस्था है उससे उधार ले लेता है, या पब्लिक से उधार लेता है। पब्लिक से उधार लेता है आरबीआई। पब्लिक सबसे बड़ा साधन क्या है, पब्लिक। हम लोगों की जितनी संपत्ति हमारे पास में है क्या, कहाँ है, बैंकों में जमा है, पब्लिक से उधार लेता है। क्लियर एकदम। तो रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अब इस चक्कर में एसएलआर को मेंटेन करने के लिए बैंक जो है बड़ा सुरक्षात्मक कदम उठाते हैं। वही इतना बचना चाहिए, नहीं तो फिर हमें दूसरों से उधार लेना पड़ेगा। तो सोच समझ के उधार देते हैं, और फिर क्या होता है, हिसाब किताब हो गया और बहुत सारा पैसा उनके पास बच गया, और पता चला कि महीना 2 महीना तक कोई उधार लेने वाला भी नहीं है। तो अब क्या करेंगे, उसको अपने पास में रख के, क्योंकि अपने पास में रखते हैं तो पब्लिक को तो ब्याज देना है, तो अपने पास रख के क्या करेंगे, तो इस सबका मालिक एक, तब क्या करेंगे, आरबीआई के पास में जमा कर देंगे। तो आरबीआई उसको थोड़ा बहुत ब्याज दे देगा। क्लियर हुआ। तो जो व्यापारिक बैंक अपनी जमाओं को कुछ समय के लिए आरबीआई के पास में रख देते हैं, और उसके बदले आरबीआई जो उनको ब्याज देता है उसे क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। इसमें ब्याज लेता है और इस पर ब्याज देता है। क्लियर हो गया। बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट लिखेंगे हम। रेपो रेट, रेपो दर वह दर है, रेपो दर वह दर है
जिस पर आरबीआई अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देकर अर्थव्यवस्था में तरलता की अल्पकालिक ऋण देकर अर्थव्यवस्था में तरलता की अतिरिक्त मात्रा जारी करता है। सामान्य शब्दों में आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है, क्लियर हो गया? कल के वीडियो में मैं पूरा बता दूंगा अभी कितनी दर है, रिवर्स रेपो रेट कितनी है, रेपो रेट कितनी है, बैंक दर कितनी है, इसमें लिखते ऐड कर देना। क्लियर हो गया ना ये? अब हम लिखेंगे रिवर्स रेपो रेट। सामान्य शब्दों में रिवर्स रेपो दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालिक ऋणों पर प्रदान करता है। क्लियर हो गया? ग्राहक कौन हुए? आरबीआई के विभिन्न व्यापारिक बैंक, और ये सिर्फ उनको देता है जो अनुसूचित बैंकों को देता है। तो हमें यहाँ पर ये शब्द भी स्पष्ट करना है, अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंक और अनुसूचित बैंक। नेहा बताएंगे ये अनुसूचित बैंक क्या है? 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। हाँ प्रतीक्षा, आप बताएंगे अनुसूचित बैंक? जी, जातियों के आधार पर। कहां से कहां पहुंच गए आप? सोच बदलो, देश बदलेगा। ये छोटी छोटी बातों पे हमें उलझना नहीं है। सार्थक पहल बदलाव हमसे है, संस्थान है। हाँ, आरबीआई एक्ट 1934। अब उसमें क्या है, एक अनुसूची जारी है, 2 अनुसूची 2। तो अनुसूची 2 में जो इन शर्तों को पालन करता है, CRR, SLR, जो इन शर्तों को पालन करने की बात कर लेता है, तो उनका वो अनुसूची 2 में उस बैंकों की सूची बनी है, तो उसे अनुसूचित बैंक कहेंगे। और फिर ऐसे छोटे मोटे ढेर सारे बैंक होते हैं जो उन शर्तों को पूरा नहीं करते, तो उसे क्या बोलेंगे? गैर अनुसूचित बैंक। क्लियर है? आरबीआई एक्ट
की अनुसूची 2 में शामिल बैंकों को अनुसूचित बैंक, और जो आरबीआई एक्ट 1934 की अनुसूची 2 में शामिल नहीं है उन्हें गैर अनुसूचित बैंक। क्लियर एकदम? अनुसूचित और तो ये जो रिवर्स रेपो दर और रेपो रेट ये केवल अनुसूचित बैंकों के लिए है। रिवर्स रेपो रेट तो विशेष रूप से सिर्फ अनुसूचित बैंकों को ही मिलता है, क्योंकि सीआरआर के रूप में इनका फंड जमा रहता है आरबीआई के पास में, और उसी की गारंटी पर ये ऋण देता है अल्पकालिक। तो ये सिर्फ अनुसूचित बैंकों को ही मिलता है। अब हम बात करते हैं CRR और फिर SLR। CRR कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो CRR। बैंकों को ग्राहकों द्वारा इसे और ठीक तरीके से लिखेंगे, ये मत लिखो। बैंकों द्वारा एक निश्चित प्रतिशत अपनी कुल जमा का आरबीआई के पास में रखना होता है। बस इतना सा उत्तर है। बैंक, जितने भी बैंक हैं, अपने कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास में रखना होता है, जिसे नकद आरक्षित अनुपात या सीआरआर कहते हैं। नकद आरक्षित अनुपात या सीआरआर कहते हैं। आरबीआई सीआरआर पर व्यापारिक बैंकों को कोई ब्याज नहीं देता है, कोई ब्याज नहीं देता है। कोई ब्याज नहीं देता। अत्यधिक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सीआरआर की दर अधिक रखी जाती है, जबकि मंदी को निपटने के लिए सीआरआर की दर कमी कर दी जाती है, दर में कमी की जाती है, कमी कर दी जाती है। मंदी को नियंत्रित करना है तो सीआरआर की दर बढ़ा देंगे, और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए यहाँ क्वेश्चन बनता है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है तो सीआरआर की दर ज्यादा रहेगी, मंदी को नियंत्रित करना है तो सीआरआर की दर कम रहेगी। ठीक, अब लिखेंगे एसएलआर। एसएलआर सांविधिक तरलता अनुपात या वैधानिक तरलता अनुपात। एसएलआर सांविधिक या वैधानिक तरलता अनुपात। व्यापारिक बैंकों को
अपनी कुल जमा का, अपनी कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास में, अपने पास में नकद, स्वर्ण या अल्पकालीन प्रतिभूतियों के रूप में संरक्षित रखना होता है, संरक्षित रखना होता है। अब इसमें भी वही है जो सीआरआर के लिए है। यदि मुद्रास्फीति है और उसको नियंत्रित करना है तो एसएलआर की दर कैसी रहेगी? अधिक रहेगी। और यदि मंदी की स्थिति है तो फिर एसएलआर की दर कम निर्धारित करती जाएगी। ठीक, क्लियर हो गया एसएलआर? दोनों में अंतर क्या है? सीआरआर के रूप में जो दर निर्धारित की जाती है वो अमाउंट आरबीआई के पास में रखना पड़ता है, और एसएलआर के रूप में जो निर्धारित किया जाता है वो बैंक को खुद के पास में रखना होता है। क्लियर एकदम? दोनों ही, ये दोनों दरें निर्धारित कौन करता है? आरबीआई। दोनों दरें कौन निर्धारित करता है? आरबीआई। एक लास्ट हम पढ़ेंगे खुले बाजार की क्रियाएं। ओपन मार्केट, खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। बिल्कुल, मुझे भी जाना है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं। क्या होता है खुले बाजार की क्रियाएं? खुले बाजार की क्रियाएं कोई बता सकता है? हाँ, आप तो अर्थशास्त्री है ना मिस्टर? बाहर कोई मिलते हैं तो बोलते हैं हमारा सबसे बेस्ट स्टूडेंट आपके पास में पढ़ता है। अब उनको कैसे बताएं कि उसके ऊपर कितनी परत चढ़ गई है? बेस्ट पर बेस्ट की कितनी परत चढ़ गई है जो 4-4 महीने में एक बार क्लास अटेंड करता है? बताएं। सर खुले बाजार की क्रियाएं मतलब कि दूसरे देश के भी अपने देश में भी व्यापार कर सकते हैं। आप जो है बहुत दूर से बोल रहे हैं ना? कहां से बोल रहे हैं आप? खुरई से बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी दूर से बोलने के लिए, लेकिन उत्तर को थोड़ा सा करेक्ट करना है हमें। खुले बाजार की क्रियाएं मतलब सरकार, जब आरबीआई जो है वो सरकारी जो परिसंपत्तियां या विनिमय विपत्र जो बॉन्ड वगैरह होते हैं उसका क्रय विक्रय करता है लोगों के बीच में, तो उसे बोलते हैं खुले बाजार की क्रिया। जैसे हम किसान विकास पत्र की बात करें, किसान विकास पत्र होता है बैंक में है, आपको पता होगा। किसान विकास पत्र 5,000 का, 10,000 का, 20,000 का ऐसा लिखा हुआ रहता है। अब सरकार जब इसको बेचती है तो लोगों का पैसा कहाँ चल जाता है? बैंकों में। और हमारे पास क्या आ जाते हैं? कार्ड, उस पे लिखा है 10 साल के बाद जाना है बैंक में, डबल लेके आना है। लेकिन तब तक के लिए तो पैसा गायब हो गया ना, मार्केट से पैसा गायब हो गया ना। तो ऐसी क्रियाएं जिससे सरकार क्या कर रही है, अपनी जो बॉन्ड वगैरह वो बेच रही है और अपना पूरा पैसा, हमारे पास का पैसा अपने पास जमा कर रही है। तो इससे क्या होता है? मुद्रास्फीति एकदम खत्म हो जाती है। लोगों के पास पैसा बचता है क्या? नहीं। लेकिन जब सरकार को लगता है, बैंक को क्या लोगों के पास में पैसा ही नहीं है, मार्केट एकदम डाउन हो गया है, उत्पादन बहुत हो गया लेकिन कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो फिर क्या करती है सरकार? उन बॉन्ड को वापस बेच देती है, खरीद लेती है। पहले बेचा था, अब क्या कर रही है? वो खरीद रही है। तो जो ब्याज दर जो बोलते थे 10 साल में पूरा होने वाला है, उसको 6 साल में बोलते पूरा हो गया, आप लेके चल जाओ। अब क्या हुआ?
कार्ड हमारे पास आ गए और हमारा पैसा कहाँ चला गया, लोगों के पास में। अब लोग फिर खरीदने जा रहे हैं मारुति ज्वेलर्स के पास में। तो ये जो तरीके अपनाए जाते हैं इसे बोलते हैं खुले बाजार की क्रिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन। लिखेंगे तो और बेहतर समझ में आ जाएगा। खुले बाजार की क्रियाओं की नीति के अंतर्गत, खुले बाजार की क्रियाओं की नीति के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल्स व अन्य स्वीकृत विपत्रों का, क्या लिखा आपने, आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल्स एवं अन्य स्वीकृत विपत्रों का क्रय विक्रय करता है। ठीक। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या करेगा, बेचेगा, है? विक्रय करेगा। और विक्रय करने पर कागज हमारे पास में, पैसा बैंक के पास में। और मंदी को नियंत्रित करने के लिए क्रय करेगा, मंदी को नियंत्रित करने के लिए क्रय करता है। अब गुणात्मक जो उपाय है उसे अगले वीडियो में हम देखेंगे। चयनात्मक साख नियंत्रण, सीमित आवश्यकता, साख की राशनिंग, नैतिक प्रभाव, LAF, ये सारी जो सुविधाएं हैं जो आरबीआई द्वारा मुद्रा की मात्रा को, साख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए करता है, इसे कल करेंगे। तो मिलते हैं कल ऐसी बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।